जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। हमने इससे संबंधित लगभग 10 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें, उसका लाभ उठाएं। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे सहस्वामियों द्वारा जो अंतरण किया जाता है, तो सहस्वामी के अधिकार कहाँ तक ट्रांसफर होंगे, अंतरिति के क्या अधिकार होंगे और उसमें जो प्रतिफल मिलेगा वो किस सीमा तक उसको प्राप्त होगा सहस्वामी को, या कई यदि सहस्वामी मिलकर के कोई संपत्ति को क्रय करते हैं तो उनको क्या अंश मिलेगा, इसका हम चर्चा करेंगे। और इसका धारा 44 से लेकर के धारा 47 तक में वर्णन किया गया है। बाकी के अन्य भी धाराएं हैं जो इससे संबंधित हैं, लेकिन हम आज धारा 44 से लेकर के धारा 47 तक चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक संपत्ति का जो सहस्वामी द्वारा संपत्ति अंतरण किया जाता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, अंतरिति के क्या अधिकार होते हैं और प्रतिफल में क्या सहस्वामी को प्राप्त होता है या अंतरिति के पास कितनी संपत्तियां फिर अंतरण होती हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं धारा 44 के बारे में। तो धारा 44 में अंतरिति के अधिकारों के बारे में बात की गई है कि यदि कोई संपत्ति ऐसी है जिसके कई स्वामी हैं, उसमें से यदि कोई एक स्वामी अपने अंश का अंतरण कर देता है तो अंतरिति को क्या अधिकार होगा। तो अंतरिति को अधिकार जो होगा वो संपत्ति में वो 3 तरह के अधिकार होंगे। पहला अधिकार होगा संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखने का अधिकार होगा। दूसरा उसका संपत्ति का अन्य सामान्य भागी को भोग करने का अधिकार होगा और तीसरा उसको अधिकार होगा उस संपत्ति का विभाजन कराने का। इतने अधिकार होंगे। अब जैसे कोई एक संपत्ति है, जोत की जमीन है, तो उस जमीन को यदि सहस्वामी है कोई, उसका जैसे ABC करके 3 उसके मालिक हैं, स्वामी हैं, उसमें से A ने अपनी संपत्ति D को अंतरित कर दिया अपने अंश का, तो D को क्या अधिकार होगा, यही बात धारा 44 कह रहा है। तो अब धारा 44 के अनुसार उसको 3 अधिकार मिले हुए हैं उस संपत्ति में। पहला अधिकार है कि संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखने का उसको अधिकार है, मतलब जिस प्रकार से A का अधिकार था उसी प्रकार से ये D का अधिकार होगा। दूसरा कह रहा है कि संपत्ति का अन्य सामान्य भागी को भोग करने का अधिकार होगा, मतलब जिस प्रकार से वो भोग कर सकता था ये, उसी प्रकार से सारे उपभोग करने का अधिकार भी डी को होगा। तीसरा कह रहा है कि वो संपत्ति का विभाजन कराने का अधिकार होगा। तो ये 3 अधिकार दिए गए हैं धारा 44 में। लेकिन यदि वो कोई ऐसी संपत्ति है जो अविभक्त कुटुंब का कोई संपत्ति है और वह निवास गृह के रूप में है, तो क्या ये तीनों जो अधिकार दिए गए अंतरिति को वो उस मकान में भी उपलब्ध होंगे, तो इसका उत्तर है नहीं। यहाँ पे जो इसका दूसरा पैरा है वो ये कह रहा है कि अंतरिति को एकमात्र सिर्फ विभाजन का अधिकार कराने का होगा और कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो अभी हम लोग ऊपर 3 अधिकार देख रहे हैं वो 3 अधिकारों का अधिकारी नहीं होगा, उसको सिर्फ एक अधिकार होगा और वही अधिकार होगा सिर्फ विभाजन कराने का। अगर वो विभाजन करा लेता है उसके बाद उसका वो एब्सोल्यूट ओनर है और जिस तरीके से चाहे वो उसका उपभोग उपयोग कर सकता है। लेकिन यदि अविभक्त कुटुंब का कोई निवास गृह है तो उसमें बाकी के 2 अधिकार हैं वो उसको नहीं प्राप्त होते हैं। ये बात कही गई है। अब धारा 45 में कह रहा है कि प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण। तो इसमें अंतरिति का ये भी अधिकार बता रहा है कि कोई ऐसा संपत्ति क्रय किया जा रहा है जिसमें कई अंतरितियों द्वारा मिल करके क्रय किया जा रहा है। मतलब यहाँ सह अंतरिति एक प्रकार से शब्द समझ लीजिए है कि अगर जो कई अंतरितियों द्वारा मिल करके कोई संपत्ति संयुक्त रूप से क्रय की जा रही है तो उसमें हर
अंतरिति का कितना अंश होगा। तो ये कह रहा है धारा 45 कि उनका वही अंश होगा जितना का उन्होंने प्रतिफल दिया होगा। जैसे कि कोई संपत्ति है, उसको 1 लाख रुपये में 3 व्यक्ति ए बी सी ने क्रय किया। ए का उसमें 50,000 रुपये का प्रतिफल लगा और बी और सी का 25-25 हजार का लगा। तो उस संपत्ति में तीनों का कितना अंश प्राप्त होगा। तो ये यही धारा 45 कर रहा है कि जिसका जितना अंश लगा है प्रतिफल में उतना वो अंश प्राप्त करेंगे। यानी कि ए को 1/2 हिस्सा प्राप्त होगा, बाकी को 1/3, 1/4 और 1/4 होगा। तो इस तरीके से है। लेकिन यह बात ये कह रहा है कि जहां यह साबित नहीं हो रहा, धारा 45 में एक और बात कहेगी, जहां यह साबित नहीं हो पाता है कि प्रतिफल में अंतरितियों का कितना अंश दिया गया है, तो उस कंडीशन में प्रिज्यूम किया जाएगा कि सबका बराबर बराबर अंश होगा, क्योंकि वो प्रतिफल एक मुश्त किसी व्यक्ति के खाते में गया है तो माना जाएगा कि वो बराबर बराबर सबका प्रतिफल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि एक संपत्ति के 3 स्वामी हैं, एक संपत्ति को 3 अंतरितियों द्वारा क्रय किया जा रहा है और वह 1 लाख रुपये किसी एक व्यक्ति के ही अकाउंट से विक्रेता के खाते में आता है पैसा। तो यहाँ यदि उस डीड में मेंशन नहीं किया जाता है कि किसका कितना अंश होगा, ये माना जाएगा कि वो तीनों द्वारा बराबर बराबर पैसा दिया गया है और तीनों का उस संपत्ति में बराबर अंश होगा। यही बात धारा 45 कह रहा है। अब धारा 46 क्या कह रहा है कि अंतरक का अधिकार, यानी कि जो अभी हम लोग 45 में देखे हैं कि अगर जो कई अंतरिति मिल करके कोई अंश क्रय करते हैं, मतलब कोई संपत्ति क्रय करते हैं, तो उनको अंश कितना मिलेगा, तो वो जितना प्रतिफल दिए होंगे उतना उनको अंश मिलेगा। अब धारा 46 जो कह रहा है कि जो अंतरक होंगे, यदि कई अंतरक होंगे और उन्होंने एक संपत्ति किसी को अंतरित कर दिया तो उनको कितना अंश मिलेगा। तो ये बात कह रहा है कि उनको जहां की स्थावर संपत्ति उसमें सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, वहां कोई प्रतिकूल संविदा न हो तो वे अंतरक जहां की उस संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हों वहां बराबर बराबर अंश, और जहां के ऐसे हित असमान मूल्य के हों वहां अपने अपने हितों के मूल्य के अनुपात में अंश पाने के हकदार होंगे। यानी कि जैसे 3 व्यक्ति हैं, अगर जो किसी के संपत्ति मतलब सहस्वामी है, उस संपत्ति में ए का 1/2 हिस्सा है और बी और सी का 1/4 और 1/4 हिस्सा है। अब उसको एक साथ यदि संपत्ति अंतरण की जाती है किसी व्यक्ति को और जो प्रतिफल प्राप्त होता है, तो उस प्रतिफल में ए बी सी को कितना मिलेगा, यही बात धारा 46 कह रहा है। तो उसमें यह कह रहा है कि यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है तो जिसका जितना अंश है उतना वो प्रतिफल अपने आप प्राप्त करेंगे, धारा 46 कह रहा है। अब धारा 47 में एक बात कही गई है कि यदि कोई सहस्वामी है तो उसकी संपत्ति कितनी अंतरित हो रही है। यदि कोई अंतरण करना चाहता है तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने अपनी संपत्ति को, सहस्वामी है, यदि 10 बिस्सा जमीन है और उसमें से यदि 3 बिस्सा जमीन निकाला गया, किसी व्यक्ति को विक्रय किया गया, तो क्या प्रयोग किया जाएगा, ये माना जाएगा कि सबका अपना अपना एक एक बिस्सा अंतरण हुआ। किंतु ये जो धारा 47 कह रहा है उसमें एक जो नियम है वो यही है कि सामान्य नियम तो ये है कि यदि कोई किंतु परंतु न हो तो माना जाएगा कि बराबर बराबर अंश ट्रांसफर हुआ है, लेकिन यदि अनुपात में हो तो ये माना जाएगा कि अनुपात में ट्रांसफर हुआ है। जैसे कि जहां की स्थावर संपत्ति के कई सहस्वामी उसमें के किसी अंश को यह निर्दिष्ट किए बिना अंतरित करते हैं कि वह अंतरण उन अंतरों के किसी विशिष्ट अंश या अंशों पर प्रभावी होना है, वहां ऐसा अंतरण जहां तक कि ऐसे अंतरों के बीच के संबंध है, ऐसे अंशों पर जहां की वे अंश बराबर थे वहां बराबर बराबर, और जहां वे अंश बराबर नहीं थे वहां ऐसे अंशों के विस्तार के अनुपात में प्रभावी होता है। मतलब कि उस डीड में स्पेसिफिक यदि नहीं लिखा गया है कि कितना अंश किसके हिस्से से जा रहा है, तो यह मान लिया जाएगा कि उस संपत्ति में जिसका जितना अंश था उसके अनुपात में उसका अंश ट्रांसफर हुआ है, यदि संयुक्त रूप से उसका अंतरण किया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं कि एक कोई संपत्ति है 10 बिस्से की
उसमें 5 विषय की हिस्सेदारी ए की है और 2.5 विषय की हिस्सेदारी बी और सी की है। तो यदि कोई व्यक्ति 3 विषय रजिस्ट्री कराता है और उसमें यह बात स्पेसिफिक रूप से नहीं लिखी गई है कि किसका कितना अंश विक्रय किया जा रहा है, तो ये माना जाएगा कि ए का 1/2 हिस्सा गया और बाकी का 1/4 और 1/4 हिस्सा बी और सी का अंतरण हुआ। ये एक बात है सामान्य नियम। और यदि उसमें स्पेसिफिक रूप से लिख दिया गया है कि ए द्वारा अपना 2 विषय अंतरण किया जा रहा है और बी द्वारा अपना आधा विषय अंतरण किया जा रहा है, तो ये वही डीड माना जाएगा। यदि कुछ नहीं लिखा है तो उसके अनुपात में माना जाएगा जिसका उतना उस संपत्ति में हिस्सेदारी थी। तो हमने देखा किस प्रकार से धारा 44 से लेकर के धारा 47 में कि एक अंशधारी द्वारा कोई संपत्ति विक्रय की जाती है, अंतरण की जाती है, तो उसके कितने अंश अंतरण होते हैं और वह कोई प्रतिफल प्राप्त करता है तो अपने अंश तक वो कितना प्रतिफल प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से उस संपत्ति का अंतरण होता है तो कितना अंश उसका अंतरण होगा, हम लोगों ने देखा। आप लोग डायरेक्ट जरूर पढ़िएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। कमेंट्री भी पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।